सामको नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा नज़ीर। खबरें तो बहुत सारी हैं जो कि आपको बतानी है। फुल ऑफ हैपनिंग वीक का फर्स्ट डे है और आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं वो तो एक ये है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाअहली का केस था ECP में, उस पर एक और हियरिंग, उस पर डेट आगे बढ़ गई है, वो भी उसकी भी आज हियरिंग हुई है। और PTI ने दरख्वास्त दी हुई है वो वीडियो स्कैंडल को लेकर जो कि अली हैदर गिलानी के हवाले के सामने आई थी मंजर आम पर। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी भी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसने रुख कर लिया है। वो कहती है कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे वो गलत हुए थे, तो उस पर भी फैसला सुनाया जाए। वो दरख्वास्त हो गई है उसकी 7 अप्रैल को, शायद उसकी भी अब समाअत होगी, 24 मार्च को। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रॉडशीट कमीशन जो हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें भी बहुत सारे शवाहिद, जो चीज़ें कुछ मिसिंग है, कुछ फाइल्स मिसिंग है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद इतलात है कि हुकूमत अब स्विस केसेस को भी दोबारा खोले जाने का इरादा रखती है, क्योंकि उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब के पास महफूज है। जो इंतहाई दिलचस्प खबर ये है कि जो PDM जो कि 26 मार्च को उसने लॉन्ग मार्च देनी थी, लेकिन अब वो लॉन्ग मार्च तब्दील हो गया है। जो मरियम नवाज को बुलाया था लॉन्ग मार्च के लिए नहीं बल्कि नैब केसेस के लिए, तो अब वहाँ उनका लॉन्ग मार्च जाएगा माइनस पीपल्स पार्टी। अब सवाल ये है कि जो इलेक्शन में सेनेट इलेक्शन में अब जो मुकाबला है वो है अपोजिशन लीडर का। पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है हाईएस्ट लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, तो वो चाहती है कि हमारा हो अपोजिशन लीडर। लेकिन दूसरी तरफ PDM के अंदर ये तय पाया था कि क्योंकि अगर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो JUIF के होंगे, तो जो अपोजिशन लीडर होगा PMLN का होगा। अब चूंकि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का नहीं है, तो वो यहाँ पर जोर लगा रही है और PMLN कहती है जी वादा था तो वादा ही रहेगा। अब इस पे मजीद क्या होगा, इस पे जरा बात करते हैं। जमात इस्लामी का वोट बड़ा अहम है, किसके पास क्या वोट बैंक है ये भी हम आपसे शेयर करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पैनलिस्ट से आपको का तारुफ करा देती हूँ। शौकत बसरा साहब स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, PTI के रहनुमा, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नादिया। सेनेटर आजिज दामड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, टेलीफोन लाइन पर है। वादा था स्टूडियो आने का, नहीं पहुंच सके अभी तक। अस्सलाम वालेकुम दामड़ा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। तारिक पीरजादा साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम का। बहुत शुक्रिया। बसरा साहब इजाजत हो तो जरा दामड़ा साहब से शुरू कर लूं। जी प्लीज। वैसे भी दामड़ा साहब आवाज आ रही है? मैंने तो खुद भी दामड़ा साहब को मुबारक देनी है कि इन्होंने अपने आप को PDM से अलग किया है और कहूंगा कर लिया साहब, आपको पता है और हो चुका है और आपको क्या फॉर्मेलिटी तो अब कर लिया नहीं करना उन्होंने, लेकिन कर लिया। मैं आखिर पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ वेल प्लेड जरदारी साहब। चले तरदीद या तस्दीक के लिए दामड़ा साहब से राब्ता कर लेते हैं। दामड़ा साहब, नादिया एक फिक्रा कह दूं, PDM का जो एजेंडा था वो मुल्क के अंदर इंतशार का एजेंडा था, मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिश का एजेंडा था, इदारों के खिलाफ जो इस वक्त वो लोगों को बगावत में उतारे। चले ना एक सेकंड ना, जो भी इनको कह ले। बसरा साहब एक सेकंड ना, जरा PDM के एजेंडा पे बाद में बात करते हैं, पीपल्स पार्टी पे तो कर ले। दामड़ा साहब जी देयर वाज अ टाइम पीपल्स पार्टी वाज इन PDM, क्या ये कहने का टाइम आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, पहली बात तो अभी शौकत बसरा साहब ने ये तस्दीक कर दी है, तो मेरे ख्याल में बसरा साहब के कॉन्टेक्ट जो है ना वो सब पार्टियों में है और मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको है कि वो पूरी कौम के सामने ये ऑन एयर प्रोग्राम में उन्होंने बात कही है, सारी उनकी अपनी एक इंफॉर्मेशन होगी। मगर मैं उनको सिर्फ मशवरा दूंगा कि इस तरह सिर्फ PDM को बिगड़ने पे भंगड़े डालने से बेहतर है कि काश कि आप महंगाई को खत्म करने की कोई खुशखबरी, कोई नवीज सुनाएं और फिर कहें लोगों को कि जी हमने तमाम जो है कौम को खत्म कर दिए, महंगाई को कंट्रोल कर लिया, को कंट्रोल कर दिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टेट बैंक को वो जो सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी ये चला रहे थे उससे भी इस्तेमाल हासिल कर दिया गया है कि वो कोई भी इदारा उससे वो पूछ भी नहीं सकेगा, वो छुट्टी पे वहां से आया नहीं। लेकिन एक सेकेंड ना, आप लोग का जो असल झगड़ा पड़ा है वो तो अपोजिशन लीडर के हवाले से पड़ा है ना, तो उस पर क्या आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो यूसुफ रजा गिलानी का नाम नॉमिनेट नहीं किया, PMLN अपना चाह रही है, आप क्या चाह रहे हैं? ये तमाम मामला PDM के अंदर तय होंगे। सर हो चुके ना तय, अभी क्या तय होने बाकी? तय होने हैं ना। PDM ने इन हुक्मरानों को इतना थकाया है कि अब जरा ना ऐसा नहीं है ना। अच्छा मेरी बात सुने, ये एक सेकंड,
ये बात पीडीएम के अंदर तय हुई थी कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डेप्टी चेयरमैन जेयूआईएफ का और अपोजिशन लीडर पीएमएलएन का, ये बात पहले तय हुई थी पीडीएम में? देखें, ये सारी डिस्कशन पहले हो चुकी थी, मगर क्योंकि गिलानी साहब की इलेक्शन पे डाका डाला गया और ये उस पर मुतमिन है कि उन्होंने डाका डालने में कुछ वक्त के लिए कामयाबी हासिल कर ली है। ठीक है, ठीक है, मैं यही आपसे सुनना चाह रही थी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अब अगर आप लोग हार गए तो इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो डिसाइड हुआ था वही आगे चलेगा। ठीक है, चले। मरियम बीबी ने कहां पे कहा है, उसके कहा है, वो शायद मैंने नहीं सुना हो, मगर ये खबरें और राय की खबरें हैं, चले, मुझे उनसे इख्तिलाफ नहीं है कि ये खबरें चल रही हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि इस मुल्क में सिर्फ पीडीएम है। पीडीएम जब मुतहद थी तभी भी पीडीएम थी, और अब अगर जरा सा कोई डेढ़ हुआ है तो पीडीएम है। दामड़ा साहब, बड़ी माजरत, लेकिन पीडीएम है तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी साहब मुंतखब हो गए, वरना यूसुफ रजा गिलानी साहब को पीडीएम के प्लेटफॉर्म के बगैर आप सेनेट में ला सकते थे, जो अपने हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सके थे। माजरत के साथ मुझे बसरा साहब की तरफ अब जाने दीजिएगा। जी बसरा साहब। नहीं, जहां तक आपने कहा इलेक्शन पे नहीं जीतने दिया गया, वो तो मैं कह रहा हूँ कि ये जीती थी इलेक्शन पे। जब गिलानी साहब के डाटा पड़ा तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीते या जितवा नहीं किया गया? चले, अब आप कुछ भी कह लें ना, अब आप कुछ भी कह लें, अब आप कुछ भी कह लें, बहरहाल इलेक्शन नहीं जीते, सिंपल। अब नहीं जीते, नहीं जितवा सके, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बसरा साहब, ये कह रहे हैं इनको नहीं पता, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी अगर वो हार गए या जीत हार अलग बात है, लेकिन जो तय हो गया था हम आज भी उसी पे कायम है। अब आप क्या देखते हैं, जो मौलाना साहब हैं, फैसले उन्होंने करने, उनका टिल्ट किधर है? उसूल की बात करें तो पीएमएलएन को अपोजिशन लीडर, मेजॉरिटी के हवाले से देखें तो पीपल्स पार्टी का बनता है। आप किस तरह देखते हैं? पहले तो आपने जो बात कही 100% दुरुस्त कही। यही इनका तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग से होगा। गिलानी साहब को ये चेयरमैन सेनेट के लिए ला रहे थे, और इस तरह तीनों मेन पार्टीज ने आपस में ये ओहदे तकसीम किए थे। लेकिन आपको याद है कि जब मुस्लिम लीग नून ने पीठ में छुरा घोंपा पीपल्स पार्टी के, और आपने 7 वोट इंटेंशनली उन्होंने खराब किए और नहीं दिए गिलानी साहब को, वहीं से तो फड्डा सारा शुरू हुआ। उसके बाद आप देखिए कि अब बड़े मासूम बन रहे हैं। दामड़ा साहब माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, मैं तो पहले उनको बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तो पहले कह रहा हूँ वेल प्लेड जरदारी साहब, वेल प्लेड पीपल्स पार्टी। आप ये देखें कि इनके सामने वो ट्वीट नहीं गुजरा जो मरियम बीबी ने कहा है कि एक सिलेक्टेड को दोबारा से सिलेक्ट करने की तैयारी हो रही है। वो किसके मतलब कहा गया है? कल क्या कहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने? उन्होंने कहा है कोई हमारे साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात गुजारिश ये है, अब इनको पता है कि ये अमली तौर पर इनकी राहें जुदा हो चुकी हैं। बल्कि मैं आपको आने वाले दिन और कल ये भी मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अपोजिशन लीडर डेफिनेटली, क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है और इनमें इख्तिलाफ भी हो चुका है, वो पीपल्स पार्टी से ही होगा, ये जो मर्जी कर ले। लेकिन जो बात अहम है वो मैंने आपको स्टार्ट में कही थी, ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपको याद है कि शहीद बीबी के जब उनकी लाश वहां पड़ी हुई थी तो जरदारी साहब ने कहा था पाकिस्तान खपे। यहां पर आप अंदाजा करें कि अगर नैब बुला लेता है, मरियम बीबी अरेस्ट हो जाएंगी तो हम कहेंगे पाकिस्तान टूटता तो टूट जाए। फिर ये कहा गया कि अब ये साजिश क्या हो रही है कि पहले फौज के ऊपर नाम ले लेके अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बातें की गई, आपकी अदालतों के जजेस के मतलब क्या गुफ्तगू की गई, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए। अभी 26 तारीख को क्या होने जा रहा है? 26 तारीख को एक सोची समझी साजिश के ताबे ये हमलावर होने जा रहे हैं नैब के ऊपर। वहां पर आप देखिए ये कोशिश करेंगे कि 2-4 लाशें गिर जाएं, इस तरह का इंतजार पैदा हो। बहुत अच्छा किया। अब डिपेंड ये करता है कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, वो आप लोग मुरतब कीजिएगा। 26 मार्च पे बाद में बात कर लेते हैं। मैं वापस आ जाती हूँ जरा अपोजिशन लीडर में सेनेट के कौन हो सकता है। तारिक पीरजादा साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं जरा अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही थी कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए कम से कम 26 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। जो सब पार्टी पोजीशन है वो भी हम अपने नाजरीन के सामने रख देते हैं। जो अपोजिशन है उस, बल्कि सॉरी, अपोजिशन तो दोनों ही हैं, पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन भी, लेकिन जो दो इस वक्त कैंप्स बने हुए हैं, पीएमएलएन के 17 सेनेटर्स हैं, पीके मैप के 2 सेनेटर्स हैं जो एक ही कैंप में हैं, जेयूआईएफ के 5 सेनेटर हैं, एनपी के नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं, यानी कुल मिला के इनके पास 26 सेनेटर्स हैं अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने की
सेनेट के अंदर। दूसरी तरफ जो दूसरा कैंप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनके अपने सेनेटर्स जो है वो 21 हैं। एएनपी के 2 सेनेटर्स उनके साथ हैं, बीएनपी मिंगल के 2 सेनेटर्स उनके साथ हैं। उनके पास इस वक्त 25 सेनेटर्स हैं, यानी एक सेनेटर की कमी है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चल के गए मंसूरा। सिराजुल हक साहब से मीटिंग हुई, क्योंकि उनका भी एक सेनेटर है, वो कभी कभी काम आ जाता है ना, एक सब पे भारी वाला हिसाब हो जाता है, तो 26-26 हो जाते हैं। अगर जमात इस्लामी ने इंदिया दिया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन आनी भी बाकी है कि वो अपना उधर दे देगी। तो आप किस तरह से इस सूरत हाल को देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि बहुत शोर मचा था, वो दिल में क्या कहते हैं, बड़ा शोर मचा था। एक शेर था, मैं उसको सलीस जुबान में कह रहा हूँ, और देखा तो कतरा खून निकला वाली बात है। ये एक झूठ का इत्तेहाद था जो अमलन, अगर कोई इशारतन ये कह रहा है कि अभी भी कुछ रह गया है, तो रह नहीं गया, ये टूट चुका है। जो वो खातून है, उसे क्या कहते हैं, मरियम, वो झूठ बोल रही हैं, ये इत्तेहाद टूट चुका है। फजलुर रहमान जानता है ये इत्तेहाद टूट चुका है, और ये बात सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को मालूम है। और धामड़ा साहब, जिनकी जनाब उसे क्या कहते हैं, आजी पे कौन ना मर जाए खुदा, वो तो बहुत ज़्यादा जानते हैं कि उनका रास्ता अलग हो चुका है। अब आवाम में मुर्तकिब कौन हुआ है? देखें, बात यह है कि तीनों बराबर की मसलन मैं फजलुर रहमान साहब से शुरू करता हूँ। कहने को फजलुर रहमान साहब की कोई मजहबी नामी पार्टी है, लेकिन वो एक सेकुलर सियासतदान है। आमतौर पर लोग नहीं कहते, हकाइक की दुनिया ये है। मजहब का नाम लेना, वैसे वो आमतौर पर मजहब का नाम भी नहीं लेते। अगर आप गौर करें कभी उनकी तकरीर को, वो बड़ी सीधी सीधी तकरीर करते हैं, एक सेकुलर गैर मजहबी सियासतदान के तौर पर करना होता है। तो वो जब मदरसों की तरफ जाते हैं ना, पश्तों में तकरीर करते हैं, हाँ जी, ईमान और उन चीजों का, तो वो एक सेकुलर लादीन सियासतदान है। वो इस्लाम में यकीन रखते हैं, जैसे कि हम सब रखते हैं। ये उनकी सियासत ये थी कि जब इमरान खान के हाथों इसे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई, यहाँ तक कि उनकी अपनी सीट चली गई और वो असेंबली की रुकनीत से महरूम हो गए, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है। तो एक जाती नफरत की सियासत की बुनियाद पर उन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। कश्मीर कमेटी की सरबराही से भी महरूम हो गए। जी, जो से भी महरूम हो गए, तो सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। अच्छा, चूंकि इमरान खान की जो एहतसाब की पॉलिसी है वजीर आजम की, उससे तो सभी को जख्म पहुंचा हुआ है। तो उससे तो ये तीनों साहब इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी और एएनपी और फजलुर रहमान, नून लीग और ये और वो। लेकिन बात ये ज़मीनी हकाइक जिनकी तरफ आपने बड़ी वजाहत से बड़े अच्छे एंकर की तरह शुमारियाती जायजा पेश करते हुए कहा कि अब तो ये सब एक दूसरे के मोहताज हैं इस वक्त, और फूट पड़ चुकी है। ये मजे की बात है। तो अब बात रह गई है एक और झूठ मकरामेज मकामी ज़िमनी ज़ैली इत्तेहादों की। चुनांचे वो उसे क्या कहते हैं, जमात इस्लामी के साथ हो, इनका किसी और के साथ हो, किसी का मैंगल के साथ हो। लेकिन सच ये है कि अब भी ये लोग एक दूसरे को धोखा देकर ही बनेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब हकायक क्या है, मैं इसकी तरफ हमारी बात नहीं हुई अभी तक, मैं फिक्रे का इजाफा कर चलूँ। अभी हमने सुना था 26 को लॉन्ग मार्च शुरू होना है। अब जो गुफ्तगू हो रही है को सना अल्लाह और ये सारे लोग कर रहे हैं कि चूंकि अब तो देखे ना, अब रमजान शरीफ आने वाला है, अब एक बड़ा अच्छा उज़र आ गया। अच्छा, जरा सा फिक्रा मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद 2 महीने दरमियान में फिर बकरीद के उसके आ जाते हैं। तो ये बात सितंबर वगैरह में कहीं चले जाएगा, गर्मी बुरी हो जाती है, पसीना आता है ज्यादा, मच्छर हो जाती है। सियासतदान, एक सियासतदान तो लंदन चला गया है। मैं इससे पहले कि बसरा साहब के पास जाऊं, बसरा साहब आपके लिए भी और आजिज दामना साहब के लिए भी शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बड़े अच्छे उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। वो कहते हैं दीगर जमातों का नहीं कह सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च के लिए मुकम्मल तैयारी थी। यहां पर भी वो दीगर जमातों पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस्तीफों के मामले पर सीसी में बात करना थी, इससे मैं क्या अखज़ करूं ये भी पूछना चाहूंगी। जहां तक अपोजिशन लीडर का सेनेट में ताल्लुक है, जमहूरी रवायत के मुताबिक जिसकी अक्सरियत हो उसका हक है। नून लीग की नायब सदर पर बात करना होती तो अपनी पार्टी के नायब सदर को बात करने का कहता। और ये सीगा माजी में बात हो रही है। भुट्टो जरदारी साहब, बसरा साहब, ये सीगा माजी में बात हो रही है। देखें ना, इस मासूमियत पे मर ना जाए कोई। नादिया, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये अभी जो स्टेटमेंट है हल्की स्टेटमेंट्स हैं,
यानी कि एक दूसरे को सिलेक्टेड तक तो कह दिया, एक दूसरे को ये जो ताने देने शुरू कर दिए। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वही जो 2.5 साल पहले एक दूसरे को डाकू, चोर, लुटेरा कहते थे, पेट फाड़ना है, गला काटना है, क्योंकि गैर फितरी इतिहास था। ये इतिहास सिर्फ जरूरत की। बसरा साहब, आपने शायद एक चीज नोट नहीं की है या आप मिस कर गए। उन्होंने कहा कि अगर पीएमएलएन की नायब सदर के बारे में बात करना होती तो मैं अपनी नायब सदर को कहता, यानी अब वो मरियम साहिबा से डायरेक्ट मुखातिब होना भी नहीं चाह रहे, पीएमएलएन की नायब सदर कह के मुखातिब कर रहे हैं। सुने, इतना बड़ा ट्वीट जिसने मरियम बीबी ने किया था कि बिलावल जरदारी साहब को कह दिया कि ये सिलेक्ट होने जा रहे हैं, उस दिन ही आपको बात समझ आ जानी चाहिए थी। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है बिलावल साहब ने, आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें और शिद्दत आएगी, और हो सकता है ये लॉन्ग मार्च एक दूसरे के खिलाफ करें। ये इन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च तो क्या करना है, ये एक दूसरे के अभी चीजें पीडीएम के अंदर जो चीजें हुई हैं, आपको नहीं अंदाजा कि ये किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ जा चुके थे। अभी दोबारा पीडीएम पहले भी टूट जाना था, 2 महीने पहले इनको कहा गया कि नहीं जी हौसला रखें, आर पार करना है, सीधे मुंह पे मारने हैं, याद है ना आपको क्या होना था। अभी वो तो पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था, ये नहीं यही एमको की जन्नत में रहते हैं, उनकी हुकूमत है एक सिंध में सूबे में, और उनको मरकज की हुकूमत मिल जानी है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुस्ताफी होते। ये तो सिर्फ उन्होंने, मैं समझता हूं कि जिस तरह आप देखें कि पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर जरदारी साहब तक जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जियाउल हक और उसकी रूहानी औलाद पर है। और वो कौन थे? वैसे आज पीटीआई जितना पीपल्स पार्टी से खुश है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं, खुश की बात नहीं, बात खुशी की नहीं है, बात खुशी की नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपके दुश्मनों में फूट पड़ गई है तो खुशी की बात क्यों नहीं है? नादिया, एक बात आप ध्यान में रखें, जिस शख्स का नाम इमरान खान है, उसने पहले दिन कहा था हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज है, जान भी चली जाए इनकी ब्लैकमेलिंग में। अच्छा चले ठीक है, इट वाज ऑन लाइटर नोट ऑफ कोर्स। मैं आजिज दामड़ा साहब, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि अभी पीडीएम में फैसले होने हैं, पीडीएम ने डिसाइड करना है, मौलाना फजलुर रहमान ने सदारत करना है, बिलावल भुट्टो साहब के बयान आ गए, मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। उन्होंने कहा जिसकी अक्सरियत होगी उसका हक होगा, पीएमएलएन की नायब सदर से बात करनी होगी तो अपनी नायब सदर को कहूंगा। समझ आ गई आपको भी? नहीं आ गई है। दामड़ा साहब नहीं है हमारे साथ। अब दामड़ा साहब कहते हैं नो कमेंट। वो दामड़ा साहब शायद कंफर्म चेक कर रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही कहा है ना। चले मैं धामड़ा साहब की जगह में ही बात कर। देखिए बात ये है, कितना इंटरेस्टिंग है। अगर उनकी नायब सदर के लिए बात करनी होगी तो आपने नायब सदर को कहूंगा, मतलब डायरेक्ट बात नहीं करूंगा। वो जो नौजवान है बिलावल, उसमें खूबी है कि आजकल वो सीधी सीधी बातें कर रहा है। अच्छा, पहले भी उलझी हुई बातें उनके वालिद साहब करते थे, जरदारी साहब वही पेचीदा बातों के माहिर भी हैं। बड़ी माजरत, दामड़ा साहब है, बात कर लूं? हाँ बिल्कुल जी। दामड़ा साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपकी भी बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है। आप जो बात कर रहे थे ना कि जी पीडीएम में फैसले होंगे, अभी उसका इजलास होगा, सदारत होगी, मौलाना साहब डिसाइड करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात आ गए हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि सेनेट में जिसकी अक्सरियत होगी अपोजिशन लीडर उसी का होगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब आप किस तरह से देखते हैं इस सूरत हाल को? जी देखें नादिया, मैंने पहले ही कहा कि अपोजिशन का होगा तो अपोजिशन को ही मिलना है ना। अब दूसरी बात यह है कि पीडीएम को जो ये हुक्मरान भी फिलहाल वक्ती तौर पर खुश हैं, और मुझे तो अफसोस होता है कि ये नहीं बताते कि पीडीएम जो है अब टूट फूट का शिकार है, तो अब जो है वो महंगाई खत्म हो जाएगी, अब दामड़ा साहब की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। पीडीएम टूट फूट का शिकार नहीं थी तो क्या महंगाई खत्म हो गई थी? एक सेकंड ना, ये इसको इससे ना जोड़ें। नहीं, मैं हुक्मरानों को कहता हूं कि उनकी सारी तवज्जो अगर सिर्फ पीडीएम है तो वो हुक्मरान भी है, जरा ये बात याद रखें कि वो हुक्मरान भी हैं और उनको जवाबदाह भी है कौम को। और इन प्रोग्रामों में जहां तक पीडीएम पे 50% तबसरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वहां पर हुक्मरानों से सवाल भी होने चाहिए, अगर नहीं होते वो अलग मामला है। अभी आप अपनी बात करें, अभी बात करें जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। दूसरी बात दूसरी बात हाँ। देखिए, अभी बसरा साहब कह रहे थे कि ये इदारों पे इस तरह बड़ा बुरा कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मुल्क का आईनी इदारा है, और उनका सरबराह किसने बनाया था? आपने बनाया था, उससे आप रिजाइन ले रहे हैं। पाकिस्तान की पहली दामड़ा साहब माजरत के साथ इधर उधर नहीं निकले। ना दामड़ा साहब,
दामड़ा साहब ऐसा ना करें, इधर उधर ना निकले, मेरी बात पे वापस इनकी चोरी और डाके पे क्यों ना बात करूं, क्यों ना बात करूं? करिएगा ना, करिएगा, तो पहले मेरे बंदिश तो सवाल नहीं का है ना? जवाब दे दें फिर करिएगा। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या पीडीएम में ये तय नहीं हुआ था कि चेयरमैन सेनेट आपका होगा, डिप्टी चेयरमैन जेयूआईएफ का होगा, ऑपोजिशन लीडर पीएमएलएन का होगा? मैंने कहा क्योंकि ये हमारी जीती हुई इलेक्शन पे डाका पड़ा है, तो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू है इत्तेहाद के अंदर कि गिलानी साहब जो हैं एक कद्दावर शख्सियत है, और इसी तनाजर के हवाले से आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक और पार्टी जो अब अपोजिशन का हिस्सा नहीं है जमात इस्लामी, वहां पर भी वो वोट लेने गए हैं। जब हमारी तादाद पूरी हो जाएगी तो ये हम क्लेम कर सकेंगे कि अपोजिशन की दीगर जमातों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए पीपुल्स पार्टी का उनके अगर पास ऑलरेडी 26 है, आप तो अपना 26 पूरा करने गए हैं। फिलहाल ये पोजीशन है कि हम उस क्वांटिटी को जो है वो अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद पीडीएम के देखें, पीडीएम के कायद ने कल भी मुलाकात की है पीएमएलएन से, उनको उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है। अभी दिन पड़े हैं, हो सकता है कि इस पॉइंट पे पीडीएम कोई राह निकाल दे, नहीं हो और सकता पीडीएम ना, जो है वो इख्तिलाफात से बच जाए। नहीं नहीं दामड़ा साहब, ऐसा ये इतनी खुशफहमी माजरत के साथ ना पालें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। और इस दफा इसका मतलब ये है कि सेनेट में अब पीएमएलएन अपना उम्मीदवार लेकर आएगी और पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लेकर आएगी, और ऐसे ही होने जा रहा है। वो ट्वीट जो आप पढ़ के देखें, अब तक ये बहस चल रही है, अब तक ये बहस चलती है, मगर 10 जमातें जिस इत्तेहाद में हो वहां पर इस तरह देखें, हुकूमत के साथ 3 इत्तेहादी जमातें थी, एक अभी भी हमारे पास है। दामड़ा साहब, ट्वीट दोबारा आपने मेरी बात सुने, दामड़ा साहब, मैंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट पढ़े आपने सुन लिए थे? नाज़िया, माजरत के साथ ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप एक इत्तेहाद में बैठे और वहां पर इख्तिलाफ राय ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मेंगल साहब आज अपोजिशन का हिस्सा है जो हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा मेरी बात सुने, आप जो मैंने भी बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात अभी पढ़ के सुनाए, आपने सुन लिए थे? नहीं, वो मैं डिस्कनेक्ट हुआ था फोन, तो मैं जरा दोबारा सुना दूं ना, दोबारा सुनाने की जरूरत इसीलिए तो आपको मैं कह रही हूँ कि जरा सुन ले। वो कह रहे थे, ताजा ट्वीट है जी सुनाए जी वही सुनाना चाह रही हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्ट होने का सिलसिला अभी से नहीं, बहुत पहले से हुआ। अच्छा ये तो बात की बात थी, जो इम्पोर्टेंट चीज थी नायब सदर का जवाब नायब सदर देगा। नहीं, नायब सदर तो जो देगा सो देगा, एक तो पता नहीं हाँ दीगर जमात, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दीगर जमातों का नहीं कह सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च के लिए मुकम्मल तैयारी थी। इस्तीफों के मामले पर सीईसी में बात करना थी। जहां तक ऑपोजिशन लीडर का ताल्लुक है, जमहूरी रिवायत के मुताबिक जिसकी अक्सरियत हो उसका हक है। नून लीग की नायब सदर पे बात करना होती तो पार्टी के नायब सदर को कहता। फिर उन्होंने एक और बड़े मजे की चीजें आ गई हैं। सिलेक्ट होने का सिलसिला अभी से नहीं, बहुत पहले से शुरू है। ये भी जवाब उन्होंने सिलेक्ट इलेक्ट वाली बात का दिया है जो बसरा साहब कोट कर रहे थे। लाहौर का एक सियासी खानदान है जो माजी में सिलेक्ट होता रहा है, ठीक है। अभी और सुन लें, हमारा मौक़िफ़ है कि हमें पार्लियामान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, हमें पार्लियामान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। और मेरा सवाल यह है कि मेरा नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी करने का आइडिया किसका था, ये सवाल भी उन्होंने पूछ लिया। तो अभी भी अगर कुछ रह गया है तो फिर दूसरी और बातों का इंतजार कर लीजिएगा। कुछ रह गया? नहीं, ये धामड़ा साहब असल में बड़े आजिज बहुत हैं, लेकिन आजिज नहीं है, बस सब कुछ है। ये बात इन्हें ये बिल्कुल मालूम है कि इस वक्त इनकी पार्टी क्या कर रही है। इनकी पार्टी देखिए उसी तरह माकियावेलियन सियासत, धोखे की सियासत कर रही है, और सही कर रहे हैं कि जो इनके इत्तेहादी हैं वो इनसे बड़े धोखेबाज हैं। यानी कि वो इस्लाम, दयानतदारी, पाकिस्तानी अक़दार और अजीम रूहानी सिंध की तहजीब और पंजाब की रूहानी तहजीब, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जो सच बोला है वो किसने बोला है? बिलावल ने। ये वो ट्वीट है जो आप उन्हें पढ़ के सुना रही थी। उसने कहा है कि भाईजान तमाम नून लीग सुन ले, बाकी पार्टियां सुन ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। तो ये अभी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है धामड़ा साहब। उसने साफ कहा कि भाई हमारी अक्सरियत है, हमारा हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर आना चाहिए, हमारी तरफ से आना चाहिए। बाकी अगर हमने किसी और नायब सदर से बात करनी होती तो हम अपनी नायब सदर यानी शेरी रहमान को कहते कि वो उस नायब सदर यानी कि मरियम नवाज दुख्तर नवाज शरीफ मफरूज के साथ मुज़ाकरात करें। तो अब आपकी पार्टी तो टूट चुकी है आपके लीडर के बयान के नतीजे में।
मतलब आपका इत्तेहाद टूट चुका है। अब धामड़ा साहब जरा गौर करें, अब आप पीटीआई को गाली देना चाहें दे लें, लेकिन पहले अपने हाल पर तो जरा सा कर्म करें ना, निगाह फरमाएं। तो वो तो अपने हाल पे तो उन्होंने बड़ा कर्म किया है। वो तो उन्होंने ऐसा कर्म किया है कि बार बार अच्छा बसरा साहब, पीटीआई पे हमला कर रहे हैं। बसरा साहब कुछ जवाब चाहिए थे आजिज दामड़ा साहब को, मैंने उनको माजरत के साथ उस वक्त इंटरप्ट कर दिया। वो कहते हैं पीडीएम रहती है या पीडीएम नहीं रहती है, आपके जो हालात हैं, आपने जो डिलीवर करना है, आपकी जो महंगाई है, जो चीजें हैं, उन पे आप लोग किस तरह से काबू पाएंगे, यही पूछना था दामड़ा साहब। नादिया साहब, नादिया एक बात कहूँ, मैंने यही सवाल कर दिया। नादिया, पहली बात तो यह है कि आप अब ये डिबेटेबल इशू नहीं रहा, मुर्दा घोड़े में जान मत डालें। ये इन लोगों का होना ही होना था जो गैर फितरी इत्तेहाद था। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आप देखें ना, अब गिलगित के इलेक्शन से शुरू हो जाएं। गिलगित के इलेक्शन के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा जी यहाँ पीपल्स पार्टी वजीर आला बनने आई थी। ये तो पहले दिन से ही एक दूसरे को चले हो गया ना, ये तो पता था। देखिए बसरा साहब, आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन की पॉलिटिक्स नहीं करती, वो पार्लियामान के अंदर रहते हुए करती है। जब पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया था, पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, दैट वाज द पीपल्स पार्टी जिसने नून लीग पे और एक ब्रिज का रोल प्ले किया था कि डोंट एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशंस। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा हट के बात करूंगा। जो बातें आप देखें, पीपल्स, मैं पहले बात कही है, बहुत लंबी तारीख है। जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ, उसकी क़यादत के साथ आज गली खुदाबख्श लाड़काना के अंदर जो इतना बड़ा कब्रिस्तान है ना, दामड़ा साहब तो खुद जाले हैं कि बातें करते नहीं है। किसकी वजह से ये जो रात कब्र में बाहर नहीं हो सकती, लेकिन उसका तमाम तर जो सीक्वेंस है या जिसकी लड़ी है वो लाहौर रायबंड में जाती है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे इनकी बहुत तल्ख बातें होंगी आपस के अंदर। अभी तो सिर्फ ये कहा गया जो अभी आपने पढ़ के सुनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बात असल पे आते हैं। बात ये है, आपने देखा कि जब ये अलायंस बना था, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही थी कि ये सब चले हुए कारतूस हैं, अब ये गुस्सा दामड़ा साहब करें, इसमें से कुछ नहीं निकलना। एंड ऑफ द डे आप देख लें कि ये तीनों के अगर बयानात निकाल लें, मौलाना फजल रहमान साहब के, मरियम बीबी के, बिलावल साहब के, क्या क्या गुफ्तगू नहीं करते थे जलसों में। जी बस ये दिसंबर में गए, जनवरी में गए, फरवरी में गए, तो एंड ऑफ द डे तमाम चीजें हर जगह होती हैं। एक जरा सा फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, जरा कल आप लोग जिसको क्या कहते थे, आज जरा सा एक शरई मुहावरा इस्तेमाल करता हूँ। देखें, इस इत्तेहाद के अंदर जो खामिद और बीवियाँ थीं, इनके दरमियान 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। ये ख़ानदान बिखर चुका है, जो कि आर्जी तौर पर गैर शरई अंदाज में बनाया गया था। तो इन लोगों का अब हाल जो है वो अब बिखरे हुए संगरेजों की तरह है, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसका मतलब ये दामड़ा साहब कि जब तमाम बातों पे इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ठीक कर दिया है कि सीईसी में फैसले होने थे, हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, ये होना था, यानी वो सब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, हम ये समझें। लेकिन अभी अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई है हुक्मरान साइड पे या तजज़िया निगार की साइड पे, तो वो बड़े खुश हैं कि पीडीएम जो है वो अब बिखरा मैं तो हुकूमत की तरफ से नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं है, आप अंदर से आप भी खुश हैं, आप एक जाले हैं, अंदर से आप भी खुश हैं। दूसरी बात इनको ये याद रखना चाहिए, खासतौर पर हुकूमत को कह रहा हूँ, इनको ये याद रखना चाहिए कि दोनों तरफ से अपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। तमाम जमातें अपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं, वो अपना किरदार अदा करेंगी। दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपनी तैयारी कर ली थी, हमने ग्रास रूट तक डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी तैयारी कर ली थी। और जहां तक इस्तीफों का मामला है, तो पीपल्स पार्टी की ये सियासत रही नहीं कि हम वाकओवर दे दें हुक्मरानों को, इसलिए हम हुक्मरानों को वाकओवर नहीं देना चाहते। वो प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ एक दिन के लिए अगर तशरीफ फरमा होते हैं, तो अपोजिशन को किसी ना किसी तरीके से उलझा के वॉकआउट पे मजबूर कर देते थे। उनके लिए हम किस तरह वॉकआउट देते पार्लियामेंट के अंदर? तो ये पीपल्स पार्टी की एक गुजारिश है कि हमें पार्लियामेंट में रह के, और जिस तरह हमने इनको डाकों पे डाका डालने पे देखें मजबूर कर दिया, उनको एक्सपोज करवाया, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। अब उस पॉलिसी पे अगर दूसरी जमातें इख्तिलाफ रखती हैं तो ये देखिए, एक डाका जिसको आप कह रहे हैं वो चेयरमैन सेनेट का था, दूसरा डाका जो वो ये बात करते हैं वो डॉक्टर हफीज शेख के वोट्स पे था। जाहिर सी बात है, अगर नंबर गेम की बात की जाए तो आपके पास नंबर्स नहीं थे, बट वो एक अलग डाका था जिसमें
तमाम चीज़ें होती रही, हैदर गिलानी साहब की वीडियोस आती रही, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी है, लेकिन फिर भी मैं अभी वापस दोबारा मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं जो सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उठाया है, दामड़ा साहब, कि ये जो जब ये बात पता थी कि पीपल्स पार्टी बिलीव नहीं करती इस्तीफे देने में, कम से कम इस स्टेज पर, तो बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाया है, और क्या ये सवाल है, बनता है, या आपने पता करने की कोशिश की कि इस लॉन्ग मार्च से इस्तीफों को मशरूत किसने किया, नती किसने किया? क्या पहले ये कहीं तय हुआ था किसी स्टेज पर? देखें नादिया, पहली बात तो मैं क्लियर कट ये बात बता दूं कि जब इत्तेहाद हो रहा, जब ये मीटिंग हो रही थी 16 तारीख को, हमें ये पता नहीं था पहले से कि ये मशरूत हो जाएंगे इस्तीफे लॉन्ग मार्च से पहले, क्योंकि जब चेयरमैन बिलावल साहब ने ये कहा कि इस्तीफे हमारे एटम बम के तौर पर इस्तेमाल होंगे, तो वो लास्ट ऑप्शन था। इससे पहले हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होना था पंजाब के अंदर, फिर स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ, ये सारे ऑप्शन हमारे इस्तेमाल होने के बाद लास्ट ऑप्शन इस्तीफा का था। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले इस्तीफा दे दें और बाद में धरना दें, और वो धरना अगर किसी भी वजूहात के बुनियाद पर कैंसिल हो जाए या और उठना पड़े, तो बाकी हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है? तो ये पीपुल्स पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जहां पर ये डेडलॉक जो है वो बिल्कुल है, बिल्कुल वैलिड आपका पॉइंट था। लेकिन क्या आपने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये पूछा कि वो ये बात क्यों कह रहे थे कि कहीं ये बात नहीं हुई थी कि इस्तीफों को एटम बम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा? टोटली डिनाई किया था ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जुमला ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये बात की थी। तो क्या मौलाना साहब से पूछा आप लोगों ने? देखिए वो पूछना सब पीडीएम की जो है वो मीटिंग्स में होता है एक दूसरे से। अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग नहीं है आज तक, अभी तक। बाकी जो सूरत हाल है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो कौम के सामने है, वो डिस्कशन में भी है। इशू ये था कि इस्तीफों का मामला था, मगर तमाम ऑप्शन के इस्तेमाल करने के बाद जब अचानक ये बात सामने आई तो फिर जाहिर है वहां पर ये बात हुई कि हम सीईसी का इजलास हैं, और सीईसी का इजलास पहले इसलिए नहीं हो पा रहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो पिंडी में हो रहा है, वो शहीद चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बरसी है, हम उसमें भी बिजी हैं और वहां पर अपना पावर शो भी दिखाना चाहते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद जो सीईसी होगी उसमें मजीद जो बातें होगी वो आपके सामने आए। ठीक है, अच्छा मैं जरा ना मैं आती हूँ जरा गवर्नमेंट से मैं पूछूंगी, क्योंकि जो ब्रॉडशीट केस जो था उसके हवाले से भी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मुकम्मल हो गई है, और हुकूमत का इरादा है कि जो स्विस केसेस थे जिसपे यूसुफ रजा गिलानी साहब ही नाअहल हुए थे और तौहीन अदालत के मुर्तकिब। कमीशन ने कहा है कि नैब के केस का रिकॉर्ड जो है उससे स्विट्जरलैंड के का दस्तावेजात से मुतालिक उसको खोला जाए। हुकूमत ने नहीं कहा ये, नहीं हुकूमत ने नहीं कहा, हुकूमत का अब इरादा है कि वो खोला जाए, या हुकूमत ने नहीं, ये तो आज जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ब्रॉडशीट कमीशन ने ये दरखास्त की है, बात है ना। और अली जफर साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट भी हैं, वो पीटीआई का हिस्सा भी हैं, वो एक चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे कि हुकूमत अब ये इरादा रखती है कि ऐन मुमकिन तौर पर हम उसको खुलवाएं या जो भी करें। बट एनीवे, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे स्विच करूं, मुझे मुख्तसरन बताइए इस पीपल्स पार्टी की सियासत और जो एटम बम वाली जो बात कर रहे हैं जामरा साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ऐसे ही यूज करना था, तो ये मशवरा क्यों दिया गया इस मौके पर और मशरूत क्यों किया गया लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से, ताकि ये अलग अलग हो जाए, रास्ते एक्सपोज हो जाए? क्या मकसूद था, किसकी शरारत? मैं मुबारकबाद देता हूँ आजिज धामड़ा साहब को कि उन्होंने आखिर में जो अभी गुफ्तगू की है उसमें कौम के सामने सूरत हाल को उन्होंने कहा कि कौम तो देख ही रही है अब सूरत हाल क्या है। वैसे हम अलहदा तो नहीं हुए हैं, नहीं, लेकिन छोड़ने की जरूरत, मैं आ रहा हूँ उस बगैर कॉन्फिडेंस में ये कि जी मशरूत होगी लॉन्ग मार्च इस्तीफों से। मैं अभी फजलुर रहमान साहब की तरफ आता हूँ, उनका बयान है मैं इस मसले पे। तो धामड़ा साहब ने बड़े तरीके से वजाहत कर दी है कि हम असल में इस पीडीएम से अलहदा हो चुके हैं, कौम के सामने सूरत हाल तो है ना, अब हम वैसे ऐलान नहीं हमने किया। अगली बात, जहां तक देखिए फजलुर रहमान साहब बार बार कह रहे हैं, चैलेंज करके कह रहे हैं, उन्हें कोई झुटलाने वाला मौजूद नहीं है, अभी तक तो नहीं झुटलाया गया कि इन्होंने वादा किया था पीपल्स पार्टी ने कि उनके साथ ये वादा किया था, पीडीएम की पार्टियों के साथ वादा किया था कि हमने ये करना है कि हर हाल में उसे लॉन्ग मार्च को उससे नथी रखना है।
ये पीपल्स पार्टी ने तो ये बात नहीं की। नहीं, ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मौलाना साहब बिलावल इसरार भुट्टो कर रहे हैं जरदारी ने प्रेस कि यही कॉन्फ्रेंस में तय बड़ा हुआ था। कैटेगोरिकली कहा था कि इस्तीफों का ऑप्शन एटम बम की तरह जी इस्तेमाल उन्होंने करेंगे एंड में, और उन्होंने एटम बम आखिर में उन्होंने किया कहा, जाता। लेकिन जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो तो ये असली शरारत मुज़ाकरात किसकी हुए थी? थे, मैं समझता हूं कि फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं। मुझे उनकी बात में वजन लग रहा है, इनकी तरदीद में कमजोरी है पीपल्स पार्टी की। अब चूंकि इनका रास्ता अलहदा हो चुका है, तो जब रास्ते अलहदा हो जाए तो बयानात भी अलहदा हो जाते हैं। अच्छा, क्या अभी तो आप वैसे बड़ा खुश है पीपल्स पार्टी की इस मूव से बसरा साहब, लेकिन क्या आने वाले दिनों में जो ब्रॉडशीट केस में जो सिफारिशात आई हैं उसके मुताबिक, और जो नैब में सील सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे जो प्रूफ्स हैं, स्विस केसेस दोबारा खोलने का इरादा रखते हैं जिसपे तौहीन अदालत के मुर्तकिब होकर नाअहल हुए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब? देखिए नादिया, हमने ना खुशी है ना अफसोस, क्योंकि ये इनका हमारे से लेना देना नहीं था। ये अपोजिशन के थे, लोग इकट्ठे हुए थे, अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। और ये अमली, मैं फिक्र कह के आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो पीडीएम है उसका बाकायदा फौतगी का ऐलान हो चुका है। अरे छोड़े ना पीडीएम को, अभी वापस आ जाए दूसरी चीजों के ऊपर। अब सिर्फ इसका फौतगी का जनाजा ऐलान पढ़ा भी जाना है। करना अब देखिए कौन जनाजा पढ़ाता है और कब पढ़ाता है। अमली तौर पे सब खत्म है। अच्छा, दूसरी बात आप जो कह रही हैं, देखिए तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो हमेशा ये कहा है कि नो कंप्रोमाइज ऑन करप्शन। बाकी हर बात पे हम इनके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार है, हर इशू पे डिबेट करने। अभी देखिए पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर साहब को कहा है, बैठे इनके साथ, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए लेकर आए, आप नैब के लिए जो अच्छी तजावीज़ लेकर आए। लेकिन हमें तो बार बार ये कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट के अंदर रहकर जितनी भी चीजें हैं उनको टेकअप करना चाहिए, और हम करना चाहते हैं। जब इनके साथ हमने लास्ट टाइम बैठे इनके साथ, इन्होंने 38 वो अमेंडमेंट दे दी। ब्रॉडशीट का मामला हो, नैब केसेस हो, ये बात ध्यान में रख लें, नो कंप्रोमाइज। कहीं पे भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और उसके ऊपर जो नैब अपना किरदार अदा कर रही है, जो इदारे कर रहे हैं, उनमें असरअंदाज नहीं होंगे। ये तमाम अपने केसेस को फेस करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो चीज इंटरेस्टिंग होगी, ये ब्रॉडशीट वाला जो आप बात कह रहे हैं, आपको याद है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। देखिए, मैं वो तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को एक तरफ रखें, लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बहरहाल अगर आपको लेजिस्लेशन करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, नैब कवानीन में तरमीम करनी है और दीगर बहुत सारी चीजें, तो फिर यकीनन आपको पार्लियामेंट्री पार्टीज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी रखनी होगी। वो तो हम तमाम पार्टीज को कहते हैं जितनी अपोजिशन में बैठी हैं। हाँ, वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, जमात इस्लामी है, जेयूआई है, कि आए हम लेजिस्लेशन के ऊपर। अभी जो इंशाल्लाह हमें मेजॉरिटी वहां पे हमारा अच्छा स्कोर हो गया सेनेट के अंदर, अब आप देखेंगे लेजिस्लेशन होगी आने वाले दिनों में। हम ओपन ऑफर किया है हमने लोगों को, हम इनके साथ बिल्कुल। दामड़ा साहब, इख्तिलाफ, दामड़ा साहब, जी जी, अच्छा, आप अग्री करते हैं इस बात से कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप विद इन द पार्लियामेंट होनी चाहिए, ताकि जिस पर्पस के लिए आप लोगों को इलेक्ट किया जाता है, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर आते हैं लेजिस्लेशन के लिए, वो लेजिस्लेशन हो मुल्क और कौम के मफाद में, जो बड़े बड़े अभी पेंडिंग में है। देखिए नादिया, अभी शौकत बसरा साहब ने कहा कि इमरान खान का नो कंप्रोमाइज करप्शन। मैं कह रहा हूं अब जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका एक्सपीरियंस है 2.5 साल का, कंप्रोमाइज ऑन करप्शन है आपका। मिसाल के तौर पर जो चीनी कमीशन आपने बनाई थी, उसमें खुसरो बख्तियार का नाम आया था। आज वो कहां बैठे हैं? करीम साहब आज कहां बैठे हैं? और सेनेट की इलेक्शन में आपके पार्टी चेयरमैन ने खुद रेट बताए और उस शख्स को आपने पीटीआई का पट्टा बांध लिया सेनेट में बलूचिस्तान से। आपकी पार्टी कह रही है कि गवर्नर ने 35 करोड़ रुपए में आपने टिकटें बेची हैं और ये पैसे आपके पार्टी हेड के पास गए। तो इसलिए अब ये कौम को आप झूठ ना बताएं कि नो कंप्रोमाइज ऑन करप्शन। आपने करप्शन पे कंप्रोमाइज करके विद इन द पार्टी करप्शन की है, आपने टिकटें बेची हैं। आपने बलूचिस्तान के जिस शख्स को आपने टिकट देके वापस किया, 70 करोड़ रुपए में उसने वोट खरीदे, उसको आपने पीटीआई का गले में पट्टा डाला खुद इमरान खान ने। तो बसरा साहब, आप बहुत मासूम हैं, आपको पता नहीं कि बंदी गाला के अंदर क्या होती है, वहां पर कमीशन माफिया बैठी हुई है। आप अच्छा, दामड़ा साहब, मेरा सवाल बिल्कुल अलग था, लेकिन आपने मेरा सवाल हवा में उड़ा दिया। मैं तो सवाल यहाँ पर ये कर रही थी कि अगर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि नैब के केसेस हैं, अब जैसे मरीम नवाज साहिबा को बुलाया है
उनकी अराजी के लिए कि जी आपने इतनी जायदादें कैसे खरीदी, तो कह रहे हैं जी हम पूरे जल से जुलूस लॉन्ग मार्च उधर ही ले जाएंगे, अपने कारकुन भी जाएंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के भी कारकुन जाएंगे। अगर हुकूमत इस सतह पर, आप पार्लियामान पे के फंक्शन होने पे यकीन रखते हैं, लेकिन हुकूमत इस सतह पर स्विस केसेस को लेती है, तो क्या आप भी पार्लिमानी कार्रवाई का बाइकआउट कर देंगे या एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होगी, अकाउंटेबिलिटी अपार्ट? देखिए नादिया, पहली बात तो यह है कि वो कानून साजी जो इस मुल्क कौम की भलाई में होगी, आपको ये मालूम है कि इनिशिएटिव डे से इस हुकूमत के 3 अपोजिशन लीडर के बड़े नामों ने क्या कहा था और उस पर बड़ी मजाकें उड़ाई गई थी। मिसाल के तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। सही है, सही है। जरदारी साहब ने कहा था कि 1-2 दिन का जो आप जज्बाती तौर पर नारा जो चेंज का लगा रहे हो, ये कुछ नहीं होगा, 6 महीने आपको हनीमून पीरियड चाहिए, हम इन हुकूमत में रह के आए हैं, आपको पता नहीं है। और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम चार्टर ऑफ वो करना चाहते हैं, आपसे सीओडी करना चाहते हैं इकोनॉमी पे। आपने कहा कि नहीं, आप तो मजाक कर रहे हैं हमसे। ये हमने पहले ऑफर की है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मसले पे इन्होंने जो मजाक की थी कानून साजी में, उसमें किसने साथ दिया जब पार्लियामेंट में चीज आई थी? अपोजिशन ने। तो वो अकाउंटेबिलिटी वाली बात अगर जो कौम के लिए हो, जो सबके लिए हो, हम साथ देंगे, मगर ये ना हो कि आप करप्ट लोगों को अपनी काबीना में बिठाएं और कहें कि आप जो है वो करप्शन के बड़े खिलाफ हैं। तो ये सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी में कोई भी कानून साजी हो। अच्छा, बात मैप पे आती है, वो किसने कहा था कराची में आके? इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि नेब मेरे दोस्तों को तंग कर रही है, और आके इन्होंने ऑर्डिनेंस नेब के हवाले लाए थे। क्यों लाए थे आपने? वो कौन से दोस्त थे जो आपको नेब तंग कर रही थी और नेब के पर काट दिए थे आपने उस ऑर्डिनेंस के थ्रू? ये छोड़े ना बातें बत्रा साहब, ये कौम जानती है कि आप अपने दोस्तों को बचाने के लिए नेब ऑर्डिनेंस लाए थे, उस नेब के लिए जिसपे आप बड़े देखिए, मैं तो इसलिए ये बात कर रही हूँ दामरा साहब कि शुरू से था ना, ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद हो, ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस हो, हुकूमत को चलता करें, लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दें, चलने नहीं देंगे। तो पीपल्स पार्टी ने वो वाली सियासत तो नहीं की। पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरी अंदाज में सियासत की, जमहूरी अंदाज में फैसले किए। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग दैट थिंग। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, मूव ऑन। अब जो मुल्क कौम के मफाद में जो लेजिस्लेशन होनी है, जो जरूरी लेजिस्लेशन होनी है, अकाउंटेबिलिटी एक तरफ रख के, नादिया वो करेगा कौन? हुकूमत करेगी। स्पीकर ने नहीं, हुकूमत करेगी। 10 रुकनी कमेटी बनी है पॉलिटिकल, जिसमें आपके सीनियर मिनिस्टर्स भी शामिल है, ऑपोजिशन से राब्ता करेगी। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि आइए जी इलेक्टोरल रिफॉर्म पर, रिफॉर्म्स में हमारा साथ दीजिए। और कौन करेगा? हुकूमत ही करती है ना सर। गलतफहमी में क्यों मुब्तला है कि इमरान खान कोई कानून साजी करेंगे? इन्होंने तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बनाई हुई है। उस प्रेसिडेंट साहब को पता ही नहीं पड़ता बेचारे को कि मुझे कब और कहां पर ये ऑर्डिनेंस साइन करना है, किस टाइम करना है। ये कानून साजी क्या स्पीकर को ये पर्ची पे चलाते हैं? इस गलतफहमी से बाहर आना। कानून साजी तो करनी है, सूनर और लेटर। ये बात आपको पता है कि जब सेनेट के इलेक्शन का, तारिक मिर्ज़ादा साहब, सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट हो, ओपन हो, अदालत में भी गया, इलेक्शन कमीशन तक भी आया, जो एक कंसेंसस था वो ये था कि आईनी तरमीम आपको करनी पड़ेगी। तो वो आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है आपको। अब उस आईनी तरमीम में ऑपोजिशन का साथ भी रिक्वायर्ड है। तो ये आगे आने वाले दिनों में जो हो गया सो हो गया, छोड़ दे लकी ना वो ना पीटे। वर्किंग रिलेशनशिप एक अच्छी देख रहे हैं आप किसी ना किसी लेवल पे गवर्नमेंट ऑपोजिशन होनी तो चाहिए, जो कि मिसाली जमहूरी सूरत हाल हुआ करती है अच्छे और पढ़े लिखे पार्लिमानी निज़ामों में। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी अपने तीसरे मुसलसल दौर में है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अदारों का जिन्होंने जमहूरियत को यहाँ पनपने का मौका दिया। लेकिन बात यह है कि अगर आप अपोजिशन के किरदार को मजमूई तौर पर देख लें, अब वो चाहे कानून साजी का मसला हो, आपने धामड़ा साहब का जवाब सुन लिया। इस जवाब का उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में एक ही मतलब है कि हम ताउन नहीं करेंगे अगर आप हमारे एहतसाब के मसले पर नरमी नहीं दिखाएंगे। वो ये कह रहे हैं अपनी खुली जुबान। चले बहरहाल, बसरा साहब लास्ट कमेंट, वन लाइनर दे दे प्लीज, क्विक। लेकिन पहली बात तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का बदतरीन मुखालिफ भी उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन नहीं लगा सकता।
अगर इनके पास कोई सबूत हैं तो बजाय ये चैनल पे मीडिया पे बैठ के जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चले ठीक है, चले ठीक है, बिल्कुल सही है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया, दामना साहब शुक्रिया, तारिक मिर्जा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यहाँ पर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ने केस किया हुआ है यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली के हवाले से, इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है कि जी जो 7 वोट मुस्तरद हुए वो गलत हुए, वो तरीक़ेकार। लेकिन ये जो आईनी और अदालती लड़ाइयाँ हैं, इसके अलावा कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि पार्लियामेंट ने पूरी करनी है। एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होगी तो एक अच्छी जमहूरी रिवायात कायम होंगी जो अभी भी काम आएंगी, आने वाले दिनों में भी काम आएंगी, और फिर आपको जमहूरी रिवायात के लिए सड़कों पे निकलना नहीं पड़ेगा, उसको पार्लियामेंट में मजबूत करें। नादिम मिर्जा को इजाजत है, अल्लाह हाफिज।